हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं पीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल। बच्चों, वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना होगा यह मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आपको वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के घटक से संबंधित कुछ आसान प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें आपको अपनी कॉपी में हल करना होगा। और साथ ही साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो से संबंधित एक छोटा सा गूगल फॉर्म दिया गया है, जिसकी लिंक आपको दिया है। आप अपने मतों के द्वारा हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में बच्चों, आपको पीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वीटीसी दादर, मैं आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता। आइए बच्चों, हम अपने विषय की ओर चलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है, आपकी जो कक्षा है सबसे पहले स्क्रीन पर दिखाई देती है। आज की हमारी कक्षा है कक्षा 5वीं। विषय भाषा हिंदी। आज का हमारा पाठ है पाठ 3, क्या तुम जानते हो। और मैं हूं आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो चलिए बच्चों, हम इस पाठ पर चर्चा करते हैं, क्या तुम जानते हो। हमारा सबसे पहला मुद्दा है, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं। आप इन्हें पहचानते हैं बच्चों, यह है राकेश शर्मा, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय रहे। बच्चों, एक खास बात मैं आपको बताऊंगी। जिस समय यहाँ राकेश शर्मा जी थे, वह अंतरिक्ष में थे, तो उस समय उनकी और अपने प्रधानमंत्री जी की कुछ बात हुई थी। तो क्या बात हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा मैंने कुछ डिटेल्स निकाला है, तो मैं आपसे अभी शेयर करूंगी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उनकी अंतरिक्ष में उड़ान के दौरान भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा कि ऊपर से अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखाई दे रहा है। राकेश शर्मा ने उत्तर दिया, सारे जहां से अच्छा। जब उन्होंने यह उत्तर दिया था बच्चों, तो वो इतने खुश हो गए थे कि वो जब अंतरिक्ष से अपने देश को देख रहे थे, अपनी दुनिया को वहां से देख रहे थे। आपको पता है कि अंतरिक्ष में वहां पर पृथ्वी का अपना एक अलग ही गोला दिखाई देता है, और उससे भी ऊपर, मतलब उससे भी बाहर होकर के जब राकेश शर्मा जी अपने ही भागों को देख रहे थे, अपने भारत देश के साइड के इलाके को देख रहे थे, तो उन्होंने कहा था, सारे जहां से अच्छा। धरती से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का यह सवाल और अंतरिक्ष में रूसी अंतरिक्ष यान से भारत के अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के इस जवाब ने हर हिंदुस्तानी को रोमांचित कर दिया था, खुश कर दिया था कि भाई सारी दुनिया से सुंदर जो है वह हमारा भारत देश है, जो कि हरा भरा है ना। तो आप इसी प्रकार से अपने देश को बहुत सुंदर बनाए रखें, स्वच्छ बनाए रखें, और आप भी स्वस्थ रहें। चलिए अब हम अपने दूसरे मुद्दे की ओर चलते हैं। अरे बाप रे, ये देखिए, ये कौन है। सही पहचाना बच्चों, यह है चीता।
चीता कितना स्पीड में जा रहा है ना? बहुत तेज स्पीड में जा रहा है, पर जा कहाँ रहा है ये? चीता सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है। बच्चों, जितने भी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हम लोग देखते हैं, पशु पक्षी प्राणी इत्यादि हम लोग देखते हैं, उसमें यह जो चीता है वह सबसे ज्यादा तेज दौड़ता है। तो चलिए बच्चों, इस चीते की जो खास विशेषता है उसके बारे में हम समझते हैं। 1 घंटे में 70 मील की रफ्तार से दौड़ सकता है। यद्यपि चीता लंबी दूरी तक नहीं दौड़ता, उसकी गति सामान्यतः शिकार करते समय तीव्रतम होती है एवं वह साधारणतः 300 फीट की दूरी से अपने शिकार की ओर झपटता है। चीता 3 सेकंड में उसकी अधिकतम गति प्राप्त कर लेता है, किंतु लंबे समय तक यह गति बनाए रखने में सक्षम नहीं है। चीते की शक्तिशाली पैर के अतिरिक्त उसकी लचीली पीठ भी उसे दौड़ने में सहायता करती है, जो दौड़ते समय एक स्प्रिंग की तरह भांति कार्य करती है। तो बच्चों, हमने इस चीते के बारे में बहुत कुछ समझा, जैसे कि वह बहुत तेज दौड़ता है और 1 घंटे में 70 मील की रफ्तार से। इसका अर्थ यह है कि आप जब गाड़ी 70 की स्पीड समझती है बच्चों, आपको 60-70 की स्पीड में जब भगाते हैं, उसी की रफ्तार से हमारे साथ चीता भी भाग सकता है और वह 3 सेकंड तक तो अपनी स्पीड को बहुत अच्छे से कायम रखते हुए जिसे उसे शिकार करना है उसे झपट लेता है। और यह जब भगता है तो उसके जो पैर हैं वो बहुत मजबूत होते हैं और भागने में मदद करते हैं। साथ ही साथ में इसका लचीला शरीर, उसकी लचीली पीठ, वह भी उसे इतनी तेज रफ्तार में भागने में मदद करती है। तो बच्चों, जब भी कभी आप चीते के सामने पड़ जाओ ना, तो भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप उससे हार जाओगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यह राम और श्याम कुछ ना कुछ सोच के प्रश्न लेकर आ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, मानसरोवर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक सरोवर है। बच्चों, आपने सुना होगा कि अलग अलग सरोवर के बारे में, झील के बारे में, तालाब के बारे में, नदियों के बारे में। उसी प्रकार से एक मानसरोवर सबसे अधिक ऊंचाई पर है। जो मानसरोवर है बच्चों, बहुत ही सुंदर है। देखिए, इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसे हम कैलाश पर्वत भी कहते हैं। और वह सुबह जब सूरज की किरणें पड़ती है तो यह जो पर्वत है वह कुछ इस प्रकार से सोने की तरह चमकता है। आप लोग देख पा रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, अब मानसरोवर के बारे में कुछ और अन्य विशेष बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं। यह झील लगभग 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके उत्तर में कैलाश पर्वत तथा पश्चिम में राक्षस ताल है। यह समुद्र तल से लगभग 4556 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी परिमिति लगभग 88 किलोमीटर है और औसत गहराई 90 मीटर। तो बच्चों, आप सोचिए यह कैलाश पर्वत कितना ज्यादा
फैला हुआ है। और यहाँ पर जो मानसरोवर की जो झील है वह कितने वर्ग किलोमीटर पर है? 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र ने घेरा हुआ है। और यदि हम इसे गहराई और ऊंचाई को यदि हम मापना चाहें या एक अंदाज लगाना चाहें तो बच्चों यहाँ पर 4556 मीटर की इसकी समुद्र तल से, मतलब समुद्र में जितनी गहराई है ना, वहां से यदि हम नापते हैं तो इस पर्वत की ऊंचाई, समझ रहे हैं आप लोग, समुद्र की गहराई से इस पर्वत की ऊंचाई यह पूरे 4556 मीटर की है। और इसकी परिमिति भी बच्चों बहुत बड़ी है, 88 किलोमीटर है। मतलब 100 किलोमीटर में 12 किलोमीटर कम, लेकिन फिर भी सोचिए यह कितना विशाल और कितना ऊंचाई पर स्थित है। चलिए इसी के बारे में और भी जानकारी लेते हैं। इसे पवित्र माना गया है। इसके दर्शन के लिए हजारों लोग प्रतिवर्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेते हैं। हिंदू विचारधारा के अनुसार यह झील सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा के मन में उत्पन्न हुआ था। संस्कृत शब्द मान सरोवर, मानस तथा सरोवर को मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। तो बच्चों, जैसे कि हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार इस धाम को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी जो हैं, उनके मन में यह उत्पन्न हुआ था। अब ये मन में उत्पन्न हुआ था, इसीलिए इसे मन मतलब मन का सरोवर कहा जाता है। और साथ ही साथ में इसका एक विशेष और भी महत्व है कि यहाँ पर देवी सती के शरीर का दायां हाथ गिरा था, इसीलिए यह एक पाषाण शिला को उसका रूप मानकर पूजा जाता है। यह शक्ति पीठ है। कहा यह भी जाता है कि पुराणों में जिस क्षीर सागर का वर्णन किया गया है कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी रहते हैं, वह यही है। तो बच्चों, हमारी हिंदू सभ्यता के अनुसार देखा जाए तो यह मानसरोवर बहुत ही ज्यादा पवित्र स्थान होगा, क्योंकि यहाँ विष्णु जी, ब्रह्मा जी और माता सती, आपको तो पता है भगवान शंकर जी भी कैलाश में रहते हैं। इस प्रकार से यदि हम देखते हैं और समझते हैं तो हमारा जो हिंदू धर्म के सबसे बड़ा पवित्र स्थान इसे ही हम मान सकते हैं। तो बच्चों, जब भी कभी आप घूमने जाएं तो यहाँ भी जरूर जाइएगा, क्योंकि यह बहुत ही सुंदर है। ठंडी ज्यादा लगेगी जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, लेकिन जाना जरूर। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। राम और श्याम ना बहुत प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए। तो प्रश्न चौथा है बच्चों, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। आपको पता है ध्यानचंद कौन है? नहीं पता है ना? रुको मैं आपको दिखाती हूँ। ये है बच्चों हॉकी के जादूगर ध्यानचंद। क्यों कहते हैं इन्हें ऐसा? मैंने तो कुछ सुना है कि इनकी हॉकी से जो बॉल है, ऐसा प्रतीत होता है जब भी या कभी खेलते हैं तो कि चिपका कर लेकर आए हुए हैं। मतलब
यह इतना अच्छा खेलते हैं कि इनसे कोई बॉल भी नहीं छीनता। तो चलिए इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। मेजर ध्यानचंद एक दिग्गज भारतीय खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी थे। उनके समय में शायद ही ऐसा कोई होगा जो उनके खेल से प्रभावित नहीं हुआ होगा। यहाँ तक कि ध्यानचंद ने अपने खेल से खुद को हॉकी का जादूगर कहलाया। यहाँ तक कि ध्यानचंद ने अपने खेल से खुद को हॉकी का जादूगर कहलवाया। लेकिन ऐसी क्या खास बात थी कि ध्यानचंद में और वे किस अंदाज में हॉकी खेलते थे जिससे उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। तो बच्चों, यह जो ध्यानचंद जी है, ये बहुत ही अच्छी तरह से हॉकी खेलते हैं। आपको भी क्रिकेट खेलना, बास्केटबॉल खेलना, फुटबॉल खेलना बहुत पसंद होगा ना। तो उसी प्रकार से जो ध्यानचंद जी हॉकी खेलते तो थे ही थे, और साथ ही साथ में वो ऐसे हॉकी खेलते थे कि उनके पास में ऐसा लगता था कि जो बॉल है वो चिपका हुआ है और वो किसी के पास बॉल जा भी नहीं पाता था, और वो खुद इतना अकेले ही पूरे ग्राउंड में बॉल को लेकर घूमते और गोल करते रहते थे। तो चलिए इनके बारे में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या आप जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है? अपने पहले ही मैच में 3 गोल, ओलंपिक मैचों में 35 गोल्स और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 400 गोल, ओवरऑल 1000 प्लस किए गए गोल्स का आंकड़ा मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहलाने के लिए काफी है। तो बच्चों, जिस प्रकार से और उन्होंने जिस प्रकार से सेंचुरी बनाना, वर्ल्ड कप जीतना इत्यादि कार्य किया है, उसी प्रकार से हमारे जो ध्यानचंद जी जो हैं वह हॉकी में जब पहली ही बार खेलने गए थे तो उन्होंने 3 गोल्स कर दिए थे, और उसके बाद में ओलंपिक मैचों में भी उन्होंने 35 गोल्स करके दिखाए थे। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 400 गोल्स करके दिखाए थे, जो कि कोई भी अधिकतर नहीं कर पाता है। इसी कारणवश ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहलाते हैं। प्रश्न 5वां, सूर्य जिसे आप रोज सुबह देखते हैं। तो प्रश्न 5वां है बच्चों, सूर्य प्रकाश शरीर में उपस्थित विटामिन डी की सक्रिय करने का प्राकृतिक माध्यम है। बच्चों, इस प्रश्न को ही आप पहले समझकर देखो। इसमें क्या बोला है कि सूर्य प्रकाश शरीर में उपस्थित विटामिन डी को सक्रिय करने का प्राकृतिक माध्यम है। आप लोग को पता है बच्चों, हम लोग बोलते हैं कि धूप में रहने से हमें विटामिन डी मिलता है। ऐसा नहीं है बच्चों। विटामिन डी हमारे शरीर में ही होता है, परंतु वह निष्क्रिय रूप में होता है। परंतु जैसे ही हम लोग सूर्य की किरणों के प्रकाश में आते हैं, वैसे ही हमारे शरीर के जो विटामिन डी है वह सक्रिय रूप में एक्टिव हो जाती है और हमारे हड्डियों को मजबूत करने में सहायता करती है शरीर को। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह जल्दी उठ करके सूर्य के जो किरण है उसे अपने शरीर पर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में विटामिन डी जो है वो नेचुरल है, वो बना हुआ ही है। बस उसे जो एक्टिव करने का काम होता है वह सूर्य प्रकाश की जो किरणें हैं वो करती हैं। ठीक है बच्चों, सूर्य प्रकाश की किरणों से हमें विटामिन डी नहीं मिलता, हमें हमारे शरीर में
विटामिन डी होता है सिर्फ उसे एक्टिव करने का कार्य, उसे सक्रिय करने का कार्य जो है वह सूर्य प्रकाश की किरणें करती है। तो चलिए इसके बारे में हम और भी अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। डी वसा घुलनशील प्रोहार्मोन का एक समूह होता है। इसके दो प्रमुख रूप हैं, विटामिन डी 2 एवं विटामिन D3। सूर्य के प्रकाश, खाद्य एवं अन्य पूर्वकों से प्राप्त विटामिन डी निष्क्रिय होता है। इसे शरीर में सक्रिय होने के लिए कम से कम 2 हाइड्रोक्सिलेज अभिक्रियाएं वांछित होती है। शरीर में मिलने वाला विटामिन डी का सक्रिय रूप होता है। त्वचा जब धूप के संपर्क में आती है तो शरीर में विटामिन डी की निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से सूरज की जो किरणें हैं हमारे शरीर में टकराती हैं तो जो हमारे पास हमारे शरीर में विटामिन डी जो होता है वह एक्टिव हो जाता है। चाहे वह विटामिन डी आपको केले खाने से मिला हो, है ना, और इसके बाद में सेब खाने से अधिकतर मिल जाता है, लेकिन ये विटामिन डी हमारे शरीर में पहुंचा तो है, लेकिन वो कार्य में कैसे जाएगा, वो किस तरह से हमारी हड्डियों को मजबूत करेगा, जब हम सूर्य की किरणों की तरफ झुकाव में होंगे। यदि हम सूर्य की किरणों पे नहीं बैठते हैं तो हमारे शरीर में दर्द बना रहता है। जैसे आपने कभी देखा होगा, कई लोग बोलते हैं, अरे मेरे पैर दुख रहे हैं, अरे मेरा दांत दुख रहा है। अब बोलोगे टीचर दांत दुखने में और विटामिन डी में क्यों है ऐसा? बच्चों, हमारे शरीर की जो हड्डियां होती हैं वह सभी हड्डियां विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस इस प्रकार की चीजों से मिलकर बनती है। इसीलिए हमें इनका उपयोग करना आवश्यक होता है। अच्छा लगा बच्चों आपको आज का विषय? आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का विषय बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और एक बार इन मुद्दों पर आप ना समझ पाए हो तो आप इस वीडियो को वापस से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा आपको। और हाँ बच्चों, BMC जो चैनल है इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाना और भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको नए नोटिफिकेशंस अपलोडिंग वीडियो के मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, और करते रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।